हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर का तीसरा टॉपिक, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है उसके बारे में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है वो किस तरीके से चेंज होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। इसका मतलब अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं और ये तीसरा और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लेके प्रभु का नाम आइए शुरू करते हैं और इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि हेनरी मोजले द्वारा बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे। तो जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें क्या बोला गया था? उन्हें बोला गया था ग्रुप। और टोटल ग्रुप कितने थे? 18, है कि नहीं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्हें क्या बोला गया? पीरियड। और पीरियड कितने थे? टोटल 7 पीरियड थे। इसका मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप एंड पीरियड थे? तो टोटल ग्रुप 18 थे और टोटल पीरियड कितने थे? 7, है ना। अब चलिए इसको पिक्चर से भी देख लेते हैं। ये रहा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पिक्चर। तो जो आपको यहाँ वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं, जैसे ये एक वर्टिकल कॉलम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरह ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही वर्टिकल कॉलम में है। तो ये वर्टिकल कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ग्रुप को, है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको पीरियड कहते हैं। और साफ साफ आपको दिख रहा है कि टोटल ग्रुप कितने हैं? 1 से लेकर 18, यानी 18 टोटल ग्रुप हैं। और पीरियड कितने हैं? देखो 1 से लेकर 7, यानी टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं। अब जैसे हम घर का पता बताते हैं किसी को, तो वो कोई पर्सन हमारे घर पे आसानी से आ सकता है। कोरियर भेजना होता है तो हम एड्रेस बताते हैं, यानी किसी भी पर्सन की जो लोकेशन है वो एड्रेस से पता चल जाएगी, है ना। उसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो पोजीशन है ना, वो कैसे पता चलेगी? एड्रेस बताना पड़ेगा। तो हम एड्रेस में क्या बताएंगे? प्लॉट नंबर तो बताएंगे नहीं। हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है। मेरे कहने का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्बन की पोजीशन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कार्बन का ग्रुप कौन सा है और कार्बन का पीरियड कौन सा है। तो आइए देखते हैं कहाँ है कार्बन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये रहा कार्बन, है ना। तो कार्बन का ग्रुप कौन सा है? तो कार्बन का ग्रुप है 14। और कार्बन का पीरियड कौन सा है? तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पीरियड है 2। इसका मतलब कार्बन का एड्रेस क्या हो गया, या कार्बन का पोजीशन क्या हो गया? कार्बन एलिमेंट है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन कैसे बताएंगे किसी भी एलिमेंट का? तो पोजीशन बताया जाता है ग्रुप से और पीरियड से। तो जैसे मुझे कार्बन का पोजीशन बताना है तो मैंने कार्बन का ग्रुप बताया 14 और कार्बन का पीरियड बताया कौन सा? कार्बन किस पीरियड में है? देखो सेकंड पीरियड में है ना, लिथियम, बेरिलियम, फिर बीच में गैप है, फिर बोरॉन, कार्बन। तो सेकंड पीरियड में है कि नहीं। ये हो गया किसका एड्रेस, किसका पोजीशन? कार्बन का। समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, एक और एलिमेंट का पोजीशन पूछूं, बता लोगे? ठीक है, बताओ सोडियम का। किसका? सोडियम का। तो आपको पीरियोडिक टेबल में सोडियम नजर आ रहा है? कहां है बताओ तो बेटा लोग। यहां है सोडियम, ये रहा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 दिख रहा है। तो अब आपसे कोई सोडियम का पोजीशन पूछ रहा है तो पोजीशन कैसे बताओगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो सर आपने अभी सिखाया कि हम एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड बता दें, पोजीशन पता चल जाएगा, मतलब एड्रेस पता चल जाएगा। तो सोडियम का बताओ, सोडियम का ग्रुप कौन सा है? तो देखो सोडियम तो पहले ग्रुप में है। अब गलती यही होती है, ग्रुप और पीरियड में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, ग्रुप क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है ना। तो ये देखो, ये पहला कॉलम और पहले कॉलम पहले ग्रुप में ही सोडियम आ गया, है ना। तो सोडियम का जो ग्रुप है, सोडियम का जो ग्रुप है वो क्या है? 1। और सोडियम का पीरियड, सोडियम का पीरियड क्या है? 3rd। तो इसका मतलब सोडियम तीसरे पीरियड में और पहले ग्रुप में पाया जाता है। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे पोजीशन पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसका पता पूछे तो बता लोगे पोजीशन, पता बता लोगे? जी हाँ गुरुजी आपने सिखा दिया, हम ग्रुप और
पीरियड बता देंगे तो पोजीशन पता चल जाएगा, लेकिन ग्रुप पीरियड थोड़ा पता होना चाहिए। तो बार बार पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक बार में ये पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं होगा। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है, कठिन नहीं है। बार बार डेली अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो थोड़ी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपका पूछ लिया फ्लोरीन का फटाफट से, तो फ्लोरीन कहाँ है, ये है फ्लोरीन। तो ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप हो गया 17। और पीरियड कौन सा हो गया, ये देखो पीरियड हो गया 2, हो गया ना, बड़े आराम से बता सकते हो। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो पोजीशन आपको पता चल गई और ये भी पता चल गई टोटल ग्रुप कितने हैं और टोटल पीरियड कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 को देखो। ठीक है, अब मैं जरा पीछे जाता हूं, ये रहा ग्रुप 1। ग्रुप 1 को देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करती है ना। तो अभी भी हाइड्रोजन में डिस्प्यूट चल रहा है कि वो मेटल की तरफ रखा जाए कि नॉन मेटल की तरफ रखा जाए, है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि वो पूरी तरीके से ना मेटल है ना पूरी तरीके से वो नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद ग्रुप 1 में कौन नजर आ रहे हैं एलिमेंट, तो ये देखो ये ग्रुप 1 है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मेटल्स नजर आए, तो वही तो लिखे हैं। और इन मेटल्स को क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल्स कहा जाता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि अल्काली मेटल्स किस ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 1 में। अब जरा इनको ध्यान से देखो। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो एटॉमिक नंबर, अब मैंने आपको पढ़ाया भी है पिछले टॉपिक में, एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, एटम में। ठीक है, तो एलिमेंट्स किसके बने हैं, एलिमेंट्स छोटे छोटे, है ना, बहुत छोटे एटम से बने हैं। और एटम को देखोगे तो एटम का जो सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल होते हैं, कक्षे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यही है ना। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि चार्ज बैलेंस हो, क्योंकि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब बनेगा, जब जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही निगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होते हैं, प्रोटॉन पे, और निगेटिव चार्ज किस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर न्यूट्रल रखना है तो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, और चार्ज तभी बैलेंस होंगे जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर बराबर होगा। तो एटम्स में हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, तो 3 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब लिथियम में 3 प्रोटॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाए, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां रखे जाते हैं, शेल में। पहले शेल होता है के में हम हमेशा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। के शेल में, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख ही नहीं सकते। तो लिथियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 में से के में कितना रखूंगा, 2, और एल में कितना रखूंगा, अब बचा कितना, 3 में से 2 रख दिया, 1 बचा, तो 2 और 1। उसी तरह सोडियम 11, तो सोडियम में कितना रखूंगा, सोडियम के केस में 2, इसमें एल में कितना, एल में मैक्सिमम 8 रखे जा सकते हैं, तो 2 8, तो एम में कितना 1, है ना। तो देखो 2 8 1, यानी कि ये आपको क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिखा है यहां। ये आपको क्या दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसका, एलिमेंट्स का। कौन से एलिमेंट्स का, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का, जिन्हें हम अल्काली मेटल्स कहते हैं। तो 2 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, और आउटर इलेक्ट्रॉन मतलब वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल पे। ये हो गया लिथियम में, ये सोडियम में, ये पोटेशियम में। अब जरा ध्यान से देखो इनको, है ना, ध्यान से देखो। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में
आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, एक, सोडियम में भी एक, पोटेशियम में भी एक, और रुबिडियम में भी एक एक एक, यानी कि पहले ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। और कितना? एक। अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है इसीलिए ये किस ग्रुप में रखे गए हैं? फर्स्ट ग्रुप में। मतलब ग्रुप का पता कैसे लगा जाएगा? ग्रुप का पता कैसे लगेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लगेगा। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप होता है। लेकिन ये लॉजिक 2 तक अप्लाई होता है, यानी ग्रुप 1 तक और ग्रुप 2 तक। ग्रुप 2 के बाद आपको उसमें 10 जोड़ना पड़ता है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ग्रुप 1 में क्यों है? क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उनका ग्रुप। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो वो किस ग्रुप के कहलाते? सेकंड ग्रुप के कहलाते। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होते तो 10 जोड़ना पड़ता। जैसे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 13। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 14, है ना? अब जैसे जरा पीछे आओ, कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से? K में 2, L में 4। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो यहां 4 हैं तो 2 से ज्यादा हुए तो 10 जोड़ दो। तो 4 में जब 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 14। तो क्या पता चल गया? कार्बन का ग्रुप। तो देखो कार्बन का ग्रुप क्या होता है? 14। यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया तो आप उस एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जैसे कि यहां आप देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए सब किस इनका ग्रुप क्या है? इनका ग्रुप भी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता, जैसे कि यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इसीलिए इनका ग्रुप भी क्या है? 2। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो तो ग्रुप निकालने के लिए 10 जोड़ देना होता है। 3 है तो 10 जोड़ दो 13, 4 है तो 10 जोड़ दो 14, इस तरीके से निकल जाएगा, है ना? तो इनको देखने के बाद, यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स को देखने के बाद आपको क्या सिमिलैरिटी या क्या पता चला? आपको यह पता चला कि इन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे? सेम थे। कितने? 1। ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन ये बता रहा है कि इनका ग्रुप भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो hence we can say that group in the periodic टेबल में जो ग्रुप है ना वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ग्रुप का पता किससे चल जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब जैसे नॉन मेटल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, तो मैं फ्लोरीन का ग्रुप बताना है मुझे, कैसे बताऊंगा? तो अभी पढ़ाया मैंने कि किसी एलिमेंट का ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा? तो उस एलिमेंट का क्या पता लगा लो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चलेगा? तो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का अगर हम बात करें, ये देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि कितने प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, तो कितने? 9 प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यानी फ्लोरीन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक शेल में तो होंगे नहीं, तो पहले शेल में कितने हो सकते हैं? 2। तो 9 में से 2 रख दिया तो बचे कितने? 7। और एल में कितने रखे जा सकते हैं? अधिकतम 8 रखे जा सकते हैं। मुझे रखना कितने हैं? 7। तो मैंने 7 यहां रख दिया। 7 2 9 हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? एल हुआ। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में मुझे क्या पता चल गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया।
अब मैंने अभी बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप निकाल सकते हैं। कैसे? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो मैंने क्या बोला था, 2 से ज्यादा हो तो ग्रुप निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो। तो 7 में मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 17। अब देखो फ्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 आ गया कि नहीं? देखो यहां से देखो, ये देखो फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है? 17 आ गया। जादू नहीं है, मेहनत है, समझा? कंसेप्ट है, ठीक है? इसको जादू मत समझना। क्लियर? तो कुल मिलाकर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, और वो कैसे निकालोगे? तो पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर से टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ग्रुप 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 5 है तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा सभी में। 2 से ज्यादा हुआ तो 10 ऐड कर दो, ग्रुप पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक ग्रुप को तो पकड़ के हमने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं एक पीरियड में आने वाले एलिमेंट। अभी तो सारे एलिमेंट एक ग्रुप में थे, अब हम उन एलिमेंट्स को देखेंगे जो एक पीरियड में है, ठीक है। जैसे यहां देखो पीरियड नंबर 2 को देखो, ठीक है। देखो लिथियम, बेरिलियम, फिर गैप, फिर क्या आया? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो लिथियम ग्रुप 1, सबका ग्रुप अलग अलग है। लिथियम ग्रुप 1 में, बेरिलियम 2 में, बोरॉन का ग्रुप 13, कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 15, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 17, नियॉन का 18। तो बच्चों यहां ग्रुप तो अलग अलग है लेकिन पीरियड सेम है। ये सभी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सभी का पीरियड क्या है? पीरियड तो 2 है। तो ये वो एलिमेंट्स हो गए जिनका पीरियड सेम है ना? पीरियड सेम है। अब पीरियड सेम क्यों है? पीरियड का पता कैसे चलेगा? तो देखो अगर आप लिथियम का क्या देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 एटॉमिक नंबर मतलब 3 प्रोटॉन, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाएगा? K में 2, L में 1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? 1, यही हुआ ना। तो आउटर मोस्ट लिथियम में, लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2, ठीक है। अब आ जाते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम का मैं यहां बता देता हूं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 है, इसका मतलब कि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए K में 2 और L में भी 2। तो यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यानी कि इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बदल रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल वो नहीं बदल रहा। यहां भी इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 2 शेल की जरूरत पड़ी, K शेल, L शेल। बेरिलियम में भी 2 शेल, K शेल, L शेल। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन सभी में नंबर ऑफ शेल 2 ही थे। तो नंबर ऑफ शेल 2 थे, इसीलिए ये सभी का पीरियड भी क्या था? 2 था। तो इसका मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट में, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नंबर ऑफ शेल का पता चल जाए तो आप पीरियड बता सकते हो, क्योंकि जो शेल होगा, जितने शेल होंगे वही उनका पीरियड होगा। अगर 2 शेल की जरूरत है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए तो पीरियड भी 2, 3 शेल की जरूरत पड़ी तो पीरियड भी 3। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछूं? चलिए पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोडियम, सोडियम का पीरियड बताना है आपको, तो पीरियड कैसे बताओगे? तो नंबर ऑफ शेल पता करो। नंबर ऑफ शेल कैसे पता करोगे? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है? 11 होता है बबुआ, ठीक है। ये देखो 2, 8, 1, 11 होता है। तो 11 हो गया, इसका मतलब कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गया। 11 इलेक्ट्रॉन, K में 2, L में 8, भर गए दोनों। तो अगला M, M में कितने? 1। तो इसका मतलब मुझे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने शेल की जरूरत पड़ी? बताओ। 3 शेल की जरूरत पड़ी, K, L, M। तो 3 शेल की जरूरत पड़ी। तो नंबर ऑफ शेल क्या बताता है? पीरियड। तो नंबर ऑफ शेल 3 है, तो सोडियम किस पीरियड का हुआ? 3rd पीरियड का हुआ। तो देखो लिथियम के नीचे तो सोडियम आता है, तो सोडियम
थर्ड पीरियड का नहीं हुआ, हुआ आराम से हुआ। यानी कुल मिलाकर आपको एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड का पता चल जाएगा। कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से किसका पता चलेगा बताओ? ग्रुप का। और नंबर ऑफ शेल से किसका पता चलेगा? पीरियड का पता चल जाएगा। तो वही लिखा है कि यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। और सभी में नंबर ऑफ शेल 2 थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसीलिए इनका पीरियड भी 2 है। क्लियर हुआ? तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, है ना। और एलिमेंट का पोजीशन कैसे बताया जाता है ये भी बता दिया। ग्रुप और पीरियड बता दो, एड्रेस पता चल जाएगा, है ना। आप खोज लोगे अच्छा कहाँ जाना है, किस एलिमेंट तक पहुंचना है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब देखो, यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, मतलब वही जो पीरियड 2 में जितने एलिमेंट्स थे उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या भी ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि लिथियम से बेरिलियम पे बढ़े तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, प्रोटॉन क्या दिखाता है? एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। तो लगातार जैसे जैसे हम ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 बोल रहे हैं, पीरियड 2 में, ये सभी किस पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना। तो सेकंड पीरियड में जैसे जैसे आप इधर लेफ्ट से राइट जाओगे, मतलब लिथियम से नियॉन की तरफ जाओगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बताओ। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? एक एक से। 3 से 5 नहीं हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट से। और एटॉमिक नंबर कब पता किससे चलता है? प्रोटॉन से। तो इसका मतलब इन सभी में एक एक प्रोटॉन बढ़ गया होगा, इसीलिए एटॉमिक नंबर भी 1 से बढ़ गया। वही तो लिखा है, यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा। क्यों? न्यूट्रल रखना है ना। एटम को न्यूट्रल रखने के लिए माइनस चार्ज बढ़ गया इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो प्लस चार्ज भी तो बढ़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होंगे। +2 -2 -3 हो गया तो +3 भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन बढ़ा, और प्रोटॉन बढ़ा कितने से? एक एक से। तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है कितने यूनिट से? बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो ये लाइन में आपको परेशान नहीं ना कर रही है? ये स्टेटमेंट समझ में आया ना? जी हाँ। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाते हो एक ही पीरियड में, तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आया क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, और प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है ना। चलो, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं नीचे वाली लाइन क्या कह रही है। देखो क्या कह रही है, इसको समझ लो बेटा, है ना। वी कैन ऑल्सो से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। जो कि मैंने पहले बोल दिया था कि वो एलिमेंट्स जिसमें सेम नंबर ऑफ शेल, मतलब नंबर ऑफ शेल सेम है, उनका पीरियड भी सेम होगा, है ना। ये तो हमने पता कर लिया था। तो ये रहा आपका अब तक का लॉजिक कंसेप्ट, है ना। अब जरा यहां देखते हैं, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। यानी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट किधर है, वो लेफ्ट है कि राइट है, वो किस तरफ है, ये पोजीशन उसका क्या बताता है, वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है। पोजीशन का पता तो ग्रुप पीरियड से चलता है ना। और अगर ग्रुप पीरियड पता हो गया तो आपको एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई, और एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई तो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पता चल गई, है ना। जैसे ग्रुप 1 में आने वाले सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, तो जो लिथियम की होगी लगभग वही सोडियम की होगी, वो लगभग वही पोटेशियम की होगी। तो वही तो ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट यही तो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। क्योंकि देखो होता क्या है, एलिमेंट की पोजीशन से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? ग्रुप। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप का पता चल गया
तो फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी पता चल जाएगी, है ना। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि NaCl, NaCl क्यों लिखा, NaCl2 क्यों नहीं लिखा, कभी सोचा है? ये गलत है, ये सही है। तो Na के साथ Cl क्यों लिखा, मतलब सोडियम पे +1 क्यों आया, सोडियम पे +2 क्यों नहीं आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो सोडियम इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनता है, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, और इसीलिए वो 1 सोडियम 1 क्लोरीन के साथ ही जुड़ेगा, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। तो इसका मतलब आपको सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी का पता उसके वैलेंसी से, उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी से पता चल रहा है। बस यही तो कह रहा है कि आपको पोजीशन पता चल गया एलिमेंट्स की, तो केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाएगा, है ना। अब जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये तो आपने पढ़ा है। 4 क्यों होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 K में और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन L शेल में, है ना। अब यहां इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 4, तो अगर ये 4 और बॉन्ड बना ले तो इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी, इसके शेल भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। तो इसीलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। तो देखो इधर हाइड्रोजन इधर है ना, तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी भी 1, है ना। तो देखो ये जगह ये सब एक साथ हैं, तो इन सभी की वैलेंसी 1 है, ये सभी एक साथ हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम, इन सब की वैलेंसी 2 होती है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, MgOH लिखते हो, नहीं, MgOH का ट्वाइस लिखते हो, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 आता है, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। इसका मतलब कि ग्रुप की एलिमेंट्स की पोजीशन हमको उसके वैलेंसी के बारे में, उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी के बारे में बता देगा। जैसे ग्रुप 1 में आने वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 में आने वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है। तो पोजीशन से केमिकल प्रॉपर्टी का पता चल रहा है कि नहीं, बस वही तो मैं बोल रहा हूं, है ना। चलो अब ये तो हमने पढ़ लिया पोजीशन के बारे में। अब हम आते हैं ट्रेंड। ट्रेंड मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और अगर हम ऐसे जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हम टॉप से कहां जा रहे हैं, बॉटम में जा रहे हैं। तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, टॉप से बॉटम जाते हैं, तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से चेंज होती हैं। तो चेंज होने का जो पैटर्न है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ के घट रही है, घट के बढ़ रही है, इसी को पढ़ना क्या कहलाएगा, ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ट्रेंड में हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं वैलेंसी। क्या देखते हैं बच्चों, वैलेंसी, ठीक है। अब देखो वैलेंसी का पता तो हमको पहले ही चल गया है कि वैलेंसी होती क्या है। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड, किससे डिटरमाइन होती है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। मतलब एलिमेंट किसका बना है, एटम का। एटम में इलेक्ट्रॉन को कहां रखा जाता है, शेल में। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इससे उस एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड होती है ना। वैलेंसी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों थी, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे और 4 और लेकर वो स्टेबल बन सकता था, तो 4 की कमी थी, तो इसीलिए वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्यों 1 होती है, अब देखो मैं बता रहा हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाए, के में 2 रख दिया, एल में कितना रख दिया, 7। तो आउटर मोस्ट शेल एल है ना,
और L में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल कब होगा फ्लोरीन? जब उसका L भर जाए। और भरने के लिए कितने चाहिए? तो L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। है कितने? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, इसके लिए फ्लोरीन क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन ने दूसरे फ्लोरीन के साथ मान लो एक बॉन्ड बना लिया, या फ्लोरीन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। तो एक ही क्यों बनाया? क्योंकि एक बॉन्ड की ही, एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत थी। तो एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो वैलेंसी का निर्धारण, वैलेंसी डिसाइड कैसे हो रही है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने से स्टेबल बन जाए एलिमेंट, वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे और टॉप से बॉटम जाने पे वैलेंसी क्या होती है? तो अगर अक्रॉस ए पीरियड जाओगे, मतलब अक्रॉस ए पीरियड मतलब क्या? पीरियड में आगे बढ़ोगे। तो पीरियड अगर सेम है तो इसका मतलब आप किधर जा रहे हो? अक्रॉस ए पीरियड बोलने का मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3। तो पहले बढ़ा फिर घट गया। कैसे? नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में के में कितने? 2 रखोगे, L में कितने रखोगे? 5, तभी तो 5 2 7 हुए। तो L में होने कितने चाहिए? 8 है, कितने? 5। तो कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। उसी तरह ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0। तो आपने क्या देखा? अक्रॉस ए पीरियड, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम जाने पर लिथियम की कितनी थी? 1, सोडियम की भी 1, पोटेशियम की भी 1, तभी तो LiCl लिखते हैं, तो NaCl लिखते हैं, तो KCl लिखते हैं। सभी देखो क्या है? LiCl, NaCl, KCl, तो सभी की वैलेंसी क्या नजर आ रही? 1। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम जाने पर वैलेंसी सेम रहती है, लेकिन लेफ्ट से राइट यानी कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है। याद रहेगा ना? तो वैलेंसी में क्या ट्रेंड है उसका पता चल गया है ना? आप लोग कहते हो ना ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके के कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके के फटे हुए जीन्स का ट्रेंड चल रहा है। तो उसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ट्रेंड चलता है ना? क्योंकि ये मॉडर्न है। ठीक है समझ में आया? चलो, तो वैलेंसी पढ़ लिया। अब आगे आते हैं, देखते हैं एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज में कैसा चेंज हो रहा है अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं और टॉप से बॉटम जाएं। लेफ्ट से राइट जाना अक्रॉस द पीरियड भी कहा जा सकता है ना? जैसे मैं अगर लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट, तो इसका मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मैं अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूं। और टॉप से बॉटम जाना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, है ना? अब देखो एटॉमिक साइज का मतलब क्या? एटॉमिक साइज का मतलब ये है कि जैसे एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस और ये उसके शेल, तो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो मतलब डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, एटॉमिक साइज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। भाई एटॉमिक रेडियस से ही तो एटॉमिक साइज का पता चलेगा। एटॉमिक साइज का पता किससे चलेगा? एटॉमिक साइज का पता एटॉमिक रेडियस से चलेगा। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? साइज पता करने के लिए रेडियस। भाई आप ही बताओ, 2 सर्कल हैं, तो ये सर्कल का साइज बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है, और रेडियस कहां से नापेंगे? सेंटर से। उसी तरह अगर हमको किसी एटम का साइज पता करना है तो पहले हम उसका एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, और एटॉमिक रेडियस के लिए जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करते हैं? जो उसका न्यूक्लियस है उसके सेंटर से सबसे आउटर मोस्ट शेल तक। तो द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom। समझ में आ गया?
तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी एटम का रेडियस होता है, और एटम के रेडियस से एटम का साइज पता चल जाता है। अब बात आती है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम साइज क्या होता है, बढ़ता है घटता है, और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। जी हाँ, लिथियम अगर इतना बड़ा है तो बेरिलियम उससे छोटा, बोरॉन उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन उससे छोटा, नियॉन उससे छोटा। देखो लगातार क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज घट रही है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर या क्रॉस द पीरियड जाने पर घट रहा है, और टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है ना। क्यों, अब क्वेश्चन उठता है क्यों, है ना। देखो बहुत सिंपल है, पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि लेफ्ट से राइट क्यों घट रहा है। देखो लिथियम में, बेरिलियम में, बोरॉन में नंबर ऑफ शेल तो सेम है। लिथियम में कितने नंबर ऑफ शेल, 2, के शेल, एल शेल, ठीक है। देखो मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। लिथियम में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो के शेल में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन में के में कितने, 2, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल तो 2 ही हुए, इलेक्ट्रॉन बस बढ़ गया, मतलब 3 हो गए। अब बेरिलियम में देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो के में 2, फिर एल में 2, तो नंबर ऑफ शेल तो वही है ना, बस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब बेरिलियम के बाद बोरॉन पे जाऊं, है ना, यहां बोरॉन पे देखता हूं, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो के में 2, एल में 3। तो आप क्या देख रहे हो, यहां लिथियम में यहां एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम में यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ शेल तो वही है, के एल के एल के एल, यानी नंबर ऑफ शेल सेम है, बस उस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एटम का जो शेल है ना, के शेल और एल शेल, मान लेते हैं सेकंड पीरियड, है ना। तो सेकंड पीरियड में ये देखो अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है, और प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज को। निगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, शेल में, तो शेल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से, और लगातार ये अट्रैक्शन, ये जो पुल है, अपनी तरफ खिंचाव है, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, जब हम आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ शेल वही है। तो नंबर ऑफ शेल की वजह से दूरी तो वही रही, लेकिन अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से पुल, उसको खिंचाव बढ़ रहा है, और खिंचाव बढ़ने की वजह से ये शेल होते हैं ना, ये सिकुड़ जाते हैं, ये श्रिंक करते हैं, और श्रिंक करने की वजह से ये पास पास आ जाते हैं, और पास पास जितना आएंगे उतना साइज घटता चला जाएगा, है ना। ये तो कहानी हो गई लेफ्ट से राइट जाने पर। लेकिन अगर टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या अंतर होता है, तब तो कहानी ही पलट जाती है। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं, देखो। तो मैं टॉप से बॉटम 2 एलिमेंट की बात करता हूं, लिथियम की और सोडियम की। लिथियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 11 मतलब के में 2, एल में 8, 8 2 10, और एम शेल में 1। अब आप क्या देख रहे हो, अचानक ऊपर से नीचे आने पर, लिथियम से सोडियम आए तो ऊपर से नीचे गए ना, तो अचानक 2 शेल से संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 3 शेल। सोडियम से पोटेशियम आओगे, 4 शेल। तो यहां क्या हो रहा है, यहां शेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, और दूरी बढ़ने की वजह से प्रोटॉन प्लस चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो खींच नहीं पाएगा शेल को, क्योंकि वो दूर है, और दूर होने की वजह से खींच नहीं पा रहे हैं, तो साइज बढ़ता चला गया। तो इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है, जिसके वजह से वो शेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो शेल दूर होते जाते हैं और साइज बढ़ता जाता है। तो याद रखोगे ना, गलती नहीं होगी ना। तो
एटॉम का साइज लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, वही चीज यहां लिखा हुआ है। यू विल सी दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल इलेक्ट्रॉन, जो कि शेल में है उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, जिसके वजह से शेल न्यूक्लियस के तरफ आ जाता है, जिससे एटम का साइज घट जाता है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक न्यू शेल ऐड होती है, और न्यू शेल ऐड होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाता है और एटम का साइज इसीलिए बढ़ने लगता है ना। समझ में आया? तो वही लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन उसके तुलना में नया शेल ऐड होने की वजह से साइज इतना बढ़ गया कि वो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज भी, यानी प्लस चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है और इसके वजह से साइज बढ़ता चला जाता है डाउन द मतलब ग्रुप, यानी टॉप से बॉटम जाने पे। ठीक है, तो वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया। अब आ लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज पे, है ना। तो देखो मेटल्स को हमेशा आपने देखा होगा तो मेटल्स पे प्लस चार्ज आता है, लिथियम +1, सोडियम +1, है ना, बेरिलियम +2, एल्यूमिनियम +3। तो ये प्लस चार्ज कैसे आया? देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब तक बराबर हैं तब तक तो न्यूट्रल, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है। अब जैसे लिथियम स्टेबल बनना चाहेगा तो लिथियम K में 2, L में 1, तो स्टेबल बनने के दो तरीके, या तो L को भर लो, लेकिन L को भरने का तरीका मुश्किल है। L में मैक्सिमम कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 1, तो इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन से अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। तो लूज करेगा तो K शेल में कितने हो गए, 2, और K में अधिकतम 2 ही तो होते हैं, तो K शेल भर गया, मतलब लिथियम स्टेबल बन गया। तो इसका मतलब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल बन जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैसे तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे ना, 1 से कम हो गया। तो 3 प्रोटॉन मतलब +3, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2, तो +3 -2 तो कितना चार्ज आया, +1। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर प्लस चार्ज आता है, यानी मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे तो देखो लिथियम पे +1, बेरिलियम पे +2, लेकिन जब ऑक्सीजन पे आओगे तो ऑक्सीजन पे कभी भी प्लस चार्ज देखा है? अधिकतर केस में देखा होगा O -2, फ्लोरीन -1। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इन पे माइनस चार्ज आता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इधर मेटेलिक प्रॉपर्टी अधिक है और इधर कम है। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, डिक्रीजेस, और नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी सोडियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का है, पोटेशियम। लेकिन सोडियम और सल्फर में कौन ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का है, तो सोडियम, क्योंकि इधर जाने पर, सल्फर की तरफ जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल्स इस साइड है, राइट साइड है। तो राइट साइड जाओगे आपको नॉन मेटल्स ज्यादा दिखेंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। और ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। तो ये भी ट्रेंड आपको पता चल गया कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पता चल गई। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। याद करो मेटल्स की प्रॉपर्टी बताया था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इसीलिए उन पे क्या आता है, प्लस चार्ज। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, उनका कैरेक्टर होता है कि उनको अपना शेल भरने के लिए, स्टेबल बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन में से K में 2 इलेक्ट्रॉन को और L में
7 इलेक्ट्रॉन को रखूंगा मैं। अब फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले और तब जाकर इसमें क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उन पे प्लस चार्ज आता है, और नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, देखो गेन किया ना, गेन मतलब लेना, तो इस पे माइनस चार्ज आया, और यही कैरेक्टर कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में दिखेगी, नॉन मेटल्स में। और नॉन मेटल्स किधर होते हैं, राइट साइड। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या है, नॉन ही मेटल्स तो हैं, और वो होते हैं राइट साइड। तो राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम जाने पर ये डिक्रीज होती है, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन नहीं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही होगी, और कम हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये बेरिलियम है, क्या है, बेरिलियम, और ये है नाइट्रोजन। अब इनमें से आपको बताना हो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन, तो बेरिलियम लेफ्ट साइड है, नाइट्रोजन उसी पीरियड में राइट साइड है। तो अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो किसकी ज्यादा होगी, राइट साइड कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा होगी। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, याद रखना। तो मैं यहां लिख देता हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का वो कौन है, फ्लोरीन है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो वो पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट के पास है, फ्लोरीन के पास। ठीक है, चलो अब एक चीज मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसमें एक चीज ये आपको निकल के समझ में आई, एक पॉइंट निकल कर आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड है, राइट साइड कौन दिखेंगे, कौन मिलेंगे आपको, राइट साइड आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है ना। ब्रोमीन, आयोडीन, सभी नॉन मेटल्स हैं। तो राइट साइड किस कौन छाए हुए हैं, कौन छाए हुए हैं, नॉन मेटल्स। और लेफ्ट साइड लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये मेटल्स छाए हुए हैं। तो लेफ्ट साइड किसका राज है, मेटल्स का, और ये राइट साइड किसका राज है, नॉन मेटल्स का। और बीच में फंस गए बेचारे वो एलिमेंट जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स जैसी भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो मेटलॉइड, जैसे कि सिलिकॉन। तो ये बीच में आपको बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये है ना, ये जो कि जिगजैग लाइन पे ये एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पिंक रंग से हैं, ये है मेटलॉइड, जो कि किसके बीच हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है। तो ये एग्जाम्पल में पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को किधर रखा गया है, नॉन मेटल्स को किधर रखा गया, ये क्लियर हुआ। तो वही तो लिखा है, एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, क्लोरीन आर फाउंड राइट हैंड साइड एंड इन मिडल, यानी बीच में सिलिकॉन, बोरॉन जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं, वो बीच में है। और वो की क्या कर रहे हैं, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसी चीज को अगर मैं बताऊं कि ये जो मेटलॉइड्स हैं, ये जहां इनका पोजीशन है ना पीरियोडिक टेबल में, अगर उस पोजीशन को हम ड्रॉ करें तो एक जिगजैग लाइन है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन रही है, सांप जैसे जिगजैग, जैसे सीढ़ी होती है वैसी एक लाइन बन रही है।
तो पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो जिगजैग लाइन है जिसपे ये मेटलॉइड्स पाए जा रहे हैं, ये किसको अलग करती है? तो देखो इस तरफ मेटल्स हैं, ये सब है नॉन मेटल्स। तो यानी जिगजैग लाइन किसको अलग करती है? ये मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है, अलग करती है। मतलब समझ लो ये बॉर्डर है, इसके उस तरफ भारत, इस तरफ पाकिस्तान, ऐसा समझ लो। मतलब उस तरफ नॉन मेटल और इस तरफ मेटल, और बीच में आने वाले इस जिगजैग लाइन पे पाने। तो अगर ये पूछा जाए कि जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन है, वो मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं? गलत, वो मेटलॉइड है। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो पिंक रंग से दिख रहे हैं ये मेटलॉइड हैं जो कि इस जिगजैग लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो ये पूरा पोजीशन और ट्रेंड हमने पढ़ा किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।